ई वाला बंद करता। चलो, अब एसी ब्रिज में जो भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ना है वो बैलेंस कंडीशन में ही पढ़ना है, ठीक है। जितने सारे ब्रिज आपके फिगर में अवेलेबल है सब क्या है, बैलेंस कंडीशन में आपको एजम्पशन कर लेना है, वो बैलेंस कंडीशन में ही पूछेगा। उसके बाद आपका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं सर बैलेंस कंडीशन क्या होता है। सर बैलेंस कंडीशन का आपका कंडीशन क्या है, तो लिखना है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन, ठीक है। अब बैलेंस कंडीशन क्या होगा, ध्यान दो यहां पर। बैलेंस कंडीशन ये कहेगा कि जब आपका इस तरह का आपका विदस्टोन ब्रिज एक ब्रिज का फिगर रहे और ये आपको बैलेंस कंडीशन को लिखना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। जो चीज बता रहे हैं आपको प्रूफ में नहीं जाना है, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। ब्रिज बैलेंस तभी होगा जब इस दोनों इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इस दोनों इम्पीडेंस के मल्टीप्लिकेशन के। फिर से बोल रहे हैं, ये दोनों इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इस दोनों इम्पीडेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। यदि ये कंडीशन बराबर हो जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और दोनों बराबर हो जाए, तब समझ लेना है कि ब्रिज आपका क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपको समझ ही लेना है, आपका जितना प्रॉब्लम आएगा आपका ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्या है, Z1 θ1 गुना Z4 थीटा क्या होगा 4 इज इक्वल टू Z2 θ2 गुना क्या होगा आपका Z3 और क्या होगा रे बाबू, थीटा क्या होगा 3 होगा। ये आपका बैलेंस कंडीशन का क्या है, फॉर्मूला है। समझा बात क्या बोलना चाहिए, याद कर लेगा ना। कुछ भी दे, हम मास्टर यहां पर Z1 दिए, यहां पर Z4 दिए, तुम्हारा मास्टर यहां पर Z4 नहीं देके Z3 देगा, तो तुमको कुछ नहीं करना, आमने सामने को क्या करना है, गुना करना है। और ये यदि Z4 रहता तो ये गुना ये इज इक्वल टू ये गुना ये होना चाहिए। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं उससे मायने नहीं रखता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आपको हम बता क्या रहे हैं, ठीक है। जो चाहे थोड़ा सा घुमा दे तो आपको घूमना नहीं है, आपको प्रॉपर ढंग से याद रखना, ठीक है। कैसा, यहां पर खड़े हो जाओ, तुम्हारा सामने वाला चेहरा यहां पर आएगा, इसका मतलब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ यदि बराबर हो जाए तो ब्रिज आपका क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। सर अब इसका ये दो पार्ट है सर, ये आपका इंपीडेंस पार्ट है सर, और ये आपका एंगल पार्ट है। ये सर इंपीडेंस पार्ट है और ये इस सर्किट का क्या एंगल पार्ट है सर। ये आपका क्या है सर, ये आपका इंपीडेंस पार्ट है और ये आपका एंगल पार्ट है। ये इंपीडेंस पार्ट है और ये आपका क्या है, उसका एंगल पार्ट है। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं सर। एंगल कहां से आता है सर, कैसे समझेंगे कि एंगल का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बता दीजिए सर। तो समझो एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, जे ओमेगा एल लिख सकते हैं, यस या नो, समझ में आ रहा बात। अब समझो एक्सएल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड पार्ट है और ये उसका क्या है, एंगल पार्ट, यस या नो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड पार्ट आपका ओमेगा एल होगा और एंगल पार्ट क्या होगा आपका, क्या होगा, जे होगा, यस या नो। अब J का मतलब हम बहुत पहले बताए थे कि J का मतलब कितना डिग्री होता है, तो आपको बोलना है 90 डिग्री होता है, यस या नो। और माइनस J का मतलब कितना होगा, तो बोलना माइनस 90 डिग्री, यस या नो। J का मतलब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। J का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। सर थोड़ा सा और बढ़िया से बताइए, नहीं समझ में आ रहा 90 डिग्री कैसे हुआ। तो 0 प्लस J लिख सकते हैं, J को 0 प्लस J लिख सकते हैं, यस या नो, लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट होता है x प्लस J y, क्या होता है, x प्लस क्या होता है, J y फॉर्मेट होता है। एंगल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा tan इनवर्स y बाई क्या होता है रे बाबू, x होता है। tan इनवर्स एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई क्या होता है, x होता है। सर आप y के जगह पर क्या लिखोगे सर, तो यहां पर y के जगह पर 1 है और x के जगह पर क्या है, देखो तो 0 है। इसका मतलब है कि tan इनवर्स
y के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y की जगह पर क्या है, देखो तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर x है, x की जगह पर यहाँ पर क्या 0 है तो 1/, क्या होगा 0 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, याद रखोगे π/2 रेडियन के फॉर्मेट में, और थीटा के फॉर्मेट में क्या होगा 90 डिग्री होगा। यस या नो, समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब कहीं जे दे दे तो आपको समझना क्या है 90 डिग्री, क्या समझना है 90 डिग्री। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए सर। अब मान लो कि सपोज दैट कुछ फंक्शन इस तरह दे दे, मान लो 1 + j दे दे, क्या दे दे, कहीं आ गया 1 + j, ठीक है। अब सर इसका एंगल कैसे निकालेंगे सर, आप तो j का बता दिया 90 डिग्री, सर इसको कैसे निकालेंगे, बोलेंगे बाबू इसका ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है उसको आपको याद रखना होगा। थीटा = tan इनवर्स y/ क्या होता है बताओ तो x होता है, यस या नो। इसको आपको लिखना है x + jy के फॉर्मेट में लिखना है। तो x के जगह पर क्या है बाबू 1 है, और j के जगह पर सर कुछ नहीं है, मतलब क्या है बाबू 1 है। इसका मतलब x 1 और y भी क्या 1, तो आपको पुट करना है tan इनवर्स, और यहां पर y के जगह पर 1 और x के जगह पर क्या होगा रे बाबू 1/1 क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा 1 होगा। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है सर, π/, क्या होता है 4, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री होता है, यस या नो। इसका मतलब π/4 रेडियन में होगा, और थीटा में बोलेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए एंगल का पार्ट लिख रहे हैं। सर एंगल का पार्ट कब नहीं होगा सर, एंगल का पार्ट तब नहीं होगा जब आपका क्या होगा, सिंपल रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस में आपका जेफे नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस में आपका मान लो कि सपोज दैट आपका 5 दिया गया है, 5 ओम दिया गया है, तो इसका एंगल क्या होगा सर, तो बोलेंगे कि tan इनवर्स क्या होता है बताओ तो, tan इनवर्स y/ क्या होता है बताओ तो x होता है। यहां पर 5 दिया है सिंपल, यहां पर 5 और 0 प्लस क्या लिखेंगे j लिखेंगे, j बड़ा तो कंपोनेंट है नहीं, तो यहां पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और y के जगह पर क्या लिखेंगे बताओ तो y के जगह पर क्या लिखेंगे बोलो रे 0, और x के जगह पर क्या लिखेंगे 5। इसका मतलब 0 को 5 से भाग देंगे 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो 0 एंगल को हम लोग नहीं लिखते हैं। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए एंगल लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक जनरल फॉर्मेट लिख रहे हैं, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बताइए, ये तो सर इंपीडेंस है, मैग्नीट्यूड, ये इंपीडेंस है सर। तो इंपीडेंस और इंपीडेंस को क्या करेंगे, यदि इंपीडेंस को लिखना है तो इंपीडेंस गुना क्या करेंगे हम लोग, इंपीडेंस करेंगे। इसका स्पेशल केस बता रहे हैं, इंपीडेंस और इंपीडेंस को क्या करेंगे गुना करेंगे, यदि इंपीडेंस के फॉर्मेट में। एंगल को बाद में समझ लेते हैं। और ये आपका क्या Z2 और ये आपका क्या है बताओ तो Z3 है। अब समझो कि एंगल में क्या होगा सर, एंगल में क्या होगा, ये आपका क्या हो गया इंपीडेंस का केस हो गया, Z का केस हो गया, यस या नो, समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो सर एंगल में क्या आप करोगे सर, तो एंगल में कुछ नहीं करना है। जब एंगल आपका आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आपस में एंगल क्या होता है, ऐड होता है। जब आपका दो एंगल मान लो कि θ1 और θ2, या थीटा यहां पर दिया गया 4 और यहां पर क्या है बाबू बताओ तो, यहां पर आपका है θ2 और यहां पर आपका क्या है बताओ तो θ3 है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जब एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो तो एंगल का क्या होता है आपका एडिशन होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, यस या नो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। जब दो एंगल आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एंगल का आपस में क्या होगा एडिशन होगा, और मैग्नीट्यूड आपस में गुना ही होगा, बट एंगल का क्या होगा एडिशन होगा। एंगल का क्या होगा एडिशन होगा, एंगल का क्या होगा एडिशन होगा। इसका मतलब है बैलेंस कंडीशन का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इंपीडेंस का ये फॉर्मूला है, एंगल का ये फॉर्मूला है। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने तो गुना का बता दिया सर, यदि मान लेते सर कहीं आपका थीटा इस तरह आ जाए सर, θ1/θ4 कहीं आ जाए बाय डिफॉल्ट, यदि आ जाए यहां पर तो हम यहीं पर कॉन्सेप्ट को बता दे रहे हैं। सर आपने गुना में बताया एडिशन होगा, तो सर डिवाइड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा रे बाबू। डिवाइड में क्या होगा, गुना में ऐड होता है तो डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में माइनस होगा। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, डिवाइड में क्या होगा माइनस होगा और गुना में क्या होगा प्लस होगा। ये चीज आपको याद रखना, अभी थोड़ा देर में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बैलेंस का कंडीशन ये है, इंपीडेंस का
फॉर्मूला ये है, एंगल का फॉर्मूला गुना में रहेगा तो ये होगा, बाय डिफॉल्ट यदि एंगल डिवाइड में आ जाए तो ये होगा। समझा बात? क्या बोलना, सबको लिखो, उसके बाद बात करते हैं अभी। वो छोड़ना नहीं। अब देखो ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आया हुआ है, इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है। ये कैसा सिग्नल है? एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल आपको यहां पर लिख दिया है, बट इसका आपको दे देगा कुछ वैल्यू। मान लो कि एसी सिग्नल Vm sin ओमेगा टी है। क्या है? Vm sin ओमेगा टी है, या तो दे देगा 5 sin ओमेगा टी। कैसा सिग्नल है? एसी सिग्नल है। चलो ठीक है। अब देखो ये आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका बोल रहा है ब्रिज आर बैलेंस कंडीशन। ब्रिज आपका क्या है? बैलेंस कंडीशन है। यदि आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो आपको अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं कि इसका इंपीडेंस को इसके इंपीडेंस के साथ क्या करना है, तो आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका इंपीडेंस को इसके साथ क्या करना है, तो बोलोगे कि सर इसका इंपीडेंस को इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका क्या है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला है। अब देखो कि इसको हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर रहे हैं। तो चलो 20 एंगल क्या है आपका 30 डिग्री है, यहां पर लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एंगल कितना होगा बोलो तो थीटा होगा। यस या नो? यस। अब देखो ये चीजों को समझो कि यहां पर आप बताओ, यहां पर अब क्या होगा, तो यहां पर लिखेगा आपका 40 एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो 60, और एंगल कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? यस या नो? अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, आपको जेड एंगल क्या निकालना है, थीटा निकालना है। हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर हमारा बनाने का प्रोसेस, ये आपका क्या है, ये आपका 40 एंगल 60 डिग्री, यहां पर क्या है 60 एंगल क्या है -30 डिग्री है, और आपको डिवाइड करना है। 20 एंगल कितना हो जाएगा, 20 एंगल कितना हो जाएगा बताओ तो 30 डिग्री। यस या नो? यस या नो? यस। अब देखो अब चीजों को समझो, अब चीजों को समझो कि मैग्नीट्यूड पार्ट को मैग्नीट्यूड पार्ट से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 20 को 40 से कैंसिल करेंगे, क्या होगा 2 होगा। यस या नो? 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 120 होगा। यस या नो? देखो ये एंगल गुना में है, गुना में एंगल क्या होगा, ऐड की माइनस होता है। बताओ तो गुना में एंगल प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बोलेगा कि गुना में सर एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका ऐड होता है। इसका मतलब जब ऐड करोगे तो आप बताओ कितना होगा, 60 - 30 इज इक्वल टू क्या होगा 30 होगा। यस या नो? नीचे में क्या है, एंगल 30 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक साथ दोनों चीज आएगा। जेड एंगल थीटा निकालना, इसका मतलब 120 डिग्री होगी, 120 हो गया मैग्नीट्यूड, डिग्री नहीं। और ये एंगल आपस में दोनों में क्या है बताओ तो डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है बता चुके, माइनस होता है। इसका मतलब है एंगल 30 माइनस क्या होगा 30, इसका मतलब 120, और एंगल क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब जेड का वैल्यू कितना निकला 120, और थीटा का वैल्यू कितना निकला 0 डिग्री। तो यदि आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एंगल थीटा, इसका मतलब जेड का वैल्यू 120 डिग्री होगा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। जो ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन को क्या करना है, टिक कर देना है। समझ में आया रे? कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब कुछ ब्रिज का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आएगा एक आपका एग्जाम में। तो सर क्या इसका डिडक्शन को हम डिराइव करेंगे वहां पर एग्जाम हॉल में? नहीं, डिराइव नहीं करेंगे। इक्वेशन का मेन वैल्यू डिडक्शन वैल्यू को याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे कि उसका डिराइव करके वो वैल्यू क्या आ रहा है।
क्योंकि यदि इतना डिराइव करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्विंग क्या होगा, काम होगा। मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का फिगर कैसा होता है, तो सबसे पहले लिखो कि मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का आपका फिगर कैसा होगा। तो ये आपका क्या है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का फिगर है। तो आपका इससे प्रॉब्लम आया हुआ है इस तरह का, अभी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट का डील कैसे कर रहे हैं, उसके बाद तो आप तुरंत बना दोगे, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। आप खाली अभी देखते जाओ कैसे कैसे काम हो रहा है। देखो ऐसे बना लो एक फिगर, यहाँ पर एक बना लो, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लो। ये तुम्हारा R4 है, ये 4 क्या है, C4 है, ये वेरिएबल है, ये तुम्हारा क्या है R2 है, ये R1 है, ये आपका है, ये आपका क्या है R3 है। यहाँ पर आपका क्या है डिफ्लेक्शन मीटर है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। इस तरह का सिग्नल दे दिया तो समझ लेना कि वो सिग्नल कैसा है, एसी सिग्नल है। कैसा है, नहीं भी बोल रहा है तो समझ लेना क्या है, एसी सिग्नल है, ठीक है। और जो भी ब्रिज दिया जाएगा सबको मान लेना है कि वो ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। नहीं भी बोले तो क्या समझ लेना है, बैलेंस कंडीशन है। क्योंकि जो भी तुमको पढ़ना है बैलेंस कंडीशन के ऊपर ही आपके कॉन्सेप्ट को डील करना है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन है, ये आपका फिगर है। सर ये किसका फिगर है, तो मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का क्या है, फिगर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या क्या वैल्यू को आप निकालोगे उसको आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, वो वैल्यू क्या है। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका टेस्ट ब्रांच है। इसी ब्रांच का वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, टेस्ट ब्रांच। इसी को टेस्ट करके आपको इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा समझो। अभी आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है। बताओ तो बाबू, इसको अभी थोड़ा देर पहले इसको Z1 माने थे। बताओ तेरे बाबू, अभी इसको Z2 माने थे थोड़ा देर पहले। देखो तो अपना फिगर में Z2 माने थे। इसको क्या माने थे बताओ तो, Z3 माने थे, बोलो रे। इसको क्या माने थे, Z4 माने थे। कोई दिक्कत नहीं है। यहां ताको, यदि ये ब्रिज बैलेंस है तो तुम लिखेगा Z1 गुना Z4 इज इक्वल टू Z2 गुना क्या लिखेगा, Z3। यस या नो, ये तो बता चुके हैं। Z1 गुना क्या होगा, Z4 इज इक्वल टू Z2 गुना क्या होगा। चलो ठीक है। सर Z1 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, जो पहले कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। Z1 क्या है, तो दो आपका चीज सीरीज में कनेक्टेड है। वो चीज क्या है, एक रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या है, इंडक्टर है। यस या नो, समझ में आ रहा बात। जब दो चीज आपका सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, तो इसका Z1 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम झट से बोलेगा R1 प्लस J ओमेगा L1। यस या नो, समझ में आया। जो पहले बता चुके थे, बोले थे यूज करेंगे। चलो Z1 का वैल्यू ये हो गया। अब बताओ Z2 का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेगा Z2 क्या होगा सर, R2 होगा। क्योंकि Z2 और R2 का तो इसका भी यूनिट ओम और इसका भी यूनिट ओम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, R2 लिख देंगे। Z3 का वैल्यू क्या होगा बताओ तो बोला कुछ हो नहीं करना सर, R3 लिखिए ना, क्या कर रहे हैं। अब देखो Z4 का वैल्यू क्या होगा, तो तुमको बोलना है कि R4 और C4 का कनेक्शन कैसा है, R4 और C4 का कनेक्शन कैसा, पैरेलल है। ये भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। क्या करेगा, लिखेगा R4 गुना 1 बाई J ओमेगा C4 बाई R4 प्लस 1 बाई J ओमेगा C4 लिखेगा। यस या नो, बताओ तो कोई दिक्कत है। इसको यदि सॉल्व कर लेगा तो क्या होगा, तो सॉल्व कर लेगा तो यहां पर होगा R4 और यहां पर ये कट जाएगा, ये R4 J ओमेगा C4 प्लस क्या होगा, 1 होगा। यस या नो, समझ में आया रे। इतना सारा चीज तुमको हम बता चुके हैं सबसे पहले ही केस में। अब देखो Z1 का जो वैल्यू निकला है उसको यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 इन इक्वेशन नंबर 1
वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो Z1 यहां पर क्या है Z4, यहां पर क्या है Z2 और यहां पर क्या है Z3 है। चलो Z1 का वैल्यू क्या निकला है, तो बोलेगा R1 प्लस J ओमेगा L1। Z4 का वैल्यू क्या निकला है, तो बोलेगा R4 बाई R4 C4 J ओमेगा। Z2 का वैल्यू क्या निकला है, तो तुम बोलेगा Z2 का वैल्यू सर R2 है और Z3 का वैल्यू सर R3 है। यस या नो? यस सर। इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको सर गुना करेंगे, तो R4 यहां पर होगा R1 प्लस J ओमेगा L1। इतना काम अभी कर रहे हैं बट बाद में नहीं करेंगे। R2 R3 और क्या होगा R4 C4 J ओमेगा, और यहां पर प्लस 1 छूटा हुआ है, कोई कुछ बोला नहीं है, यहां पर होगा प्लस 1। यस या नो? सब ताकरा कहां। अब देखो यहां पर R4 यहां पर क्या होगा R1, ये होगा J ओमेगा L1 R4। यस या नो? इसको गुना करेंगे तो क्या होगा R2 R3 R4 C4 J ओमेगा प्लस R2 R3। यस या नो? समझ में आया रे बाबू? समझ में आया? यस या नो? अब देखो यहाँ पर दो पार्ट है, दो पार्ट क्या है तुमको लिखना नहीं है बट यहाँ पर समझा रहे हैं। ये आपका क्या है रियल पार्ट है। सर रियल पार्ट क्यों बोल रहे हैं, बोलेंगे रियल पार्ट इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसमें जे नहीं है इसीलिए तो रियल पार्ट है, और इसमें जे नहीं है इसीलिए तो ये क्या है रियल पार्ट है। यस या नो? अभी तुमको बताए थे। और यहाँ पर जे है इसका मतलब ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये आपका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। यस या नो? समझ में आया बात? अब क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को किसके साथ करेंगे, इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे। अब देखो इक्वेटिंग द सिमिलर कोफिशिएंट लिखेंगे, इक्वेटिंग द सिमिलर कोफिशिएंट, क्या करेंगे सिमिलर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को किसके साथ इमेजिनरी का। तो R4 R1 इज इक्वल टू R2 और क्या होगा बाबू R3 होगा। यदि टेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकालना है तो R1 का वैल्यू क्या होगा, तो झट से बोलना R2 R3 बाई क्या होगा R4 होगा। यस या नो? समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे, तो J ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 R4 C4 J ओमेगा होगा। यस या नो? इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे तो J ओमेगा घर गया। यस या नो? दोनों साइड में उड़ गया। अब देखो यहां पर L1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 और क्या बताओ तो रे बाबू R4 और आपका क्या C4 है। R4 घर चला गया तो L1 का वैल्यू क्या होगा R2 R3 क्या होगा C4 होगा। चलो 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 ये है, समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है यहां से R1 का वैल्यू क्या निकला R2 गुना बाई L1 का वैल्यू क्या निकला C4। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि यहां पर कुछ डाटा दे देता है, ये ब्रिज दे देता, बोलता है कि R1 का वैल्यू निकालो, तो ये फॉर्मूला पता रहता तो झट से बना देता है। पहले तुम लोग इतना काम करो ना, उसके बाद तुम लोग को माथा में सब इन करवा रहे हैं हम ठोक ठोक के। इसको रहने तो सोचे कटा है तो